प्रिया की शादी होने वाली थी। कुछ देर पहले ही वो शॉपिंग करके आई थी। मम्मी देखना, ये जीन्स, ट्राउजर, ये क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप, बाकी ये शॉर्ट। और आप मुझे साड़ी बोल रही थी, मैंने ये रेडीमेड बनी साड़ियां खरीद ली हैं। इन्हें बांधने की जरूरत नहीं, बस हुक लगाया और साड़ी बन जाती है। प्रिया, इसमें तो घूंघट भी नहीं ले पाओगी। तुम्हारी सास तो देखने में पुराने विचारों वाली लग रही थी, कहीं उन्होंने ये सब पहनने को मना कर दिया तो? आंटी, मैंने सुना है उनके में घूंघट चलता है। मेरे पड़ोस में भी वैसी ही एक आंटी रहती हैं। मैंने आज तक उनकी नई बहू का चेहरा नहीं देखा। वो अपनी बहू को घूंघट में रखती हैं। अपनी मम्मी और सहेली की बातों को सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि रोहन से शादी का फैसला उसका खुद का था। कुछ दिन बाद प्रिया की शादी हो जाती है। पूरी शादी में प्रिया की सास हेमा प्रिया का घूंघट ही ढकती रही। प्रिया मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी ननद शिल्पा आ जाती है। भाभी, आपकी ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है, और ये साड़ी, अरे वाह भाभी, ये तो सिली सिलाई साड़ी है ना, जो आजकल बाजार में बहुत ट्रेंड कर रही है। हाँ शिल्पा, ये वही साड़ी है। तुम्हें इसमें से कोई पसंद हो तो तुम रख लो, एक मैं पहन लूंगी, एक तुम पहन लेना। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, पर आज आपकी मुंह दिखाई है, इसलिए आज आपको अच्छे से तैयार होना है। आओ, मैं आपको तैयार करती हूँ। प्रिया की ननद शिल्पा उसका मेकअप करने लगती है। प्रिया तैयार हो जाती है, तभी उसकी सास हेमा कमरे में आ जाती है। ये क्या बहू, तुमने सिर पर घूंघट नहीं किया? अरे, इस साड़ी का तो पल्ला भी जरा सा है। रुको, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी देती हूँ। ये जरा सा पल्ला करके रिश्तेदारों में बातें थोड़ी बनवानी है। बेचारी प्रिया चुपचाप दूसरी साड़ी पहन लेती है, और उसकी सास हेमा उसका लंबा सा घूंघट निकाल देती है। क्या मम्मी, आपने तो भाभी का इतना सुंदर चेहरा ही घूंघट में छिपा दिया। मम्मी, ये ठीक नहीं है। भाभी की मुंह दिखाई है और मुंह ही ना दिखाई दे, ये कहाँ की बात हुई? बड़ी बनने की कोशिश मत करा कर। जैसा मैंने किया है मुझे करने दे। हमारे घर में नई नवेली दुल्हन घूंघट ही करती है। मैंने भी अब जाकर घूंघट करना छोड़ा है। प्रिया को इस परंपरा को निभाना होगा। चुपचाप भाभी को नीचे लेकर आओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से इतना बड़ा घूंघट। प्रिया तो परेशान हो गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। काफी देर बाद जब मेहमान चले गए तो प्रिया ने कमरे में आकर एसी चलाया और राहत की सांस ली। भाभी, ये लो, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आई हूँ, आप ये पी लो। मैं जानती हूँ आपको मम्मी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। पता नहीं वो भी आज के जमाने में पुराने रीति रिवाजों को क्यों मान रही हैं। ठीक है, थोड़ा घूंघट चलता है, पर इतना बड़ा घूंघट थोड़ी किया जाता है कि हवा तक ना जाए। रुको प्रिया, मैं मम्मी से अभी इस बारे में बात करता हूँ। नहीं रोहन, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें उनके लिए कुछ गलत बोला है। इसलिए ठीक है, जैसे चल रहा है मैं एडजस्ट कर लूंगी। प्रिया भाभी, आप कुछ देर के लिए एसी में सो जाओ, आपको आराम मिलेगा। आज शाम के खाने में मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें बनाऊंगी, ठीक है? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ शिल्पा कि मुझे तुम जैसी ननद मिली। थैंक यू सो मच। इस घर में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, पर तुम हमेशा मेरे साथ एक बहन की तरह खड़ी रहती हो। इतना कहकर प्रिया शिल्पा को अपने गले से लगा लेती है। अब तो अक्सर ऐसा ही होता था। प्रिया कहीं भी घूमने जाए या कोई घर में आए तो उसकी सास हेमा जल्दी से उसका घूंघट आगे कर देती थी। प्रिया चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि वो हेमा का बहुत सम्मान करती थी और रोहन से भी वो बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण रोहन और उसकी माँ के बीच कोई झगड़ा हो। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, मनाली में बहुत ठंड होगी, इसलिए आप और शिल्पा अपने गर्म कपड़े जरूर रख लेना। कितने सालों बाद हम सब एक साथ घूमने जा रहे हैं, और ये सारा क्रेडिट प्रिया भाभी को जाएगा। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं शिल्पा, सब साथ में घूमने जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने हम चारों की टिकट रोहन को बोल दी थी। ये बहू भी कम चालाक नहीं है। खुद अगले महीने मलेशिया और थाईलैंड घूमने जाएगी और हमें सिर्फ मनाली ही घुमाने ले जा रही है। पता है, मलेशिया और थाईलैंड में तो घूंघट करना नहीं है। मैं होंगी तो इसे घूंघट करवाऊंगी, इसीलिए वहाँ ये महारानी अकेले जाएगी। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मनाली घूमने के समय भी घूंघट करवा कर ही रहूंगी। सुनो प्रिया बहू, कहीं ऐसा ना हो कि मनाली घूमने जाओ तो तुम अपने जमाने की जीन्स और स्कर्ट रख लो। ऐसा नहीं चलेगा, साड़ियाँ ही रखनी है और घूंघट पूरा करना है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? मनाली में कौन सा हमारे रिश्तेदार देखेंगे जो भाभी घूंघट करे? वहाँ तो कम से कम छोड़ दो। जगह बदलने से रीति रिवाज नहीं बदलते। मैंने जो कहना था वो कह दिया, या तो फिर मैं अपना जाना कैंसिल कर देती हूँ, तुम तीनों चले जाओ। अरे नहीं शिल्पा, मैं घूंघट कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। प्रिया इशारे से रोहन को भी चुप रहने के लिए कहती है। सब लोग मनाली घूमने जाते हैं। प्रिया का घूंघट देखकर वहाँ घूमने आए लोग उसे ही देख रहे थे। इतना बड़ा घूंघट था कि प्रिया बर्फ के पहाड़ों पर चल भी नहीं पा रही थी। संभल कर प्रिया, अभी तुम नीचे गिर जाती।
अरे तू तो उसको ऐसे पकड़ रहा है जैसे कोई बच्ची हो, पहली बार घूंघट नहीं कर रही है। मैं इसकी उम्र की थी तो नैनीताल घूमने गई थी, मजाल है जो घूंघट जरा भी सरक गया हो। प्रिया बहू जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं इसे घूंघट हटाने के लिए कह दूं। प्रिया भाभी, मम्मी, रोहन भैया, एक फैमिली फोटोग्राफ। रुको मैं आप सबका कैमरे में फोटो लेती हूँ। शिल्पा सबके फोटोग्राफ लेती है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं यहीं बैठी हूँ, तब तक तुम लोग घूम लो। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, अर्जेंट है, मैं जरा बात कर लूं। मम्मी आप यहाँ बैठो, तब तक तुम दोनों आगे घूम लो, मैं आता हूँ। प्रिया भाभी देखो यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, बर्फ से ढके हुए पहाड़, लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। एक आप हो, माँ ने भी आपको घूंघट करवा दिया, आपकी फोटो तक अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाभी, मैं आसपास की सारी फोटो खींच लेती हूँ। शिल्पा का ध्यान फोटो खींचने में था, वो आसपास के नजारों की फोटो लेने लगी। शिल्पा को पता ही नहीं चला कि पीछे खाई है, वो तो फोटो खींचने में मस्त थी। प्रिया का ध्यान शिल्पा की तरफ जाता है, वो चिल्ला पड़ती है, शिल्पा संभल कर, पीछे खाई है। शिल्पा खाई की तरफ गिरने लगती है, तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। शिल्पा मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिया अपना घूंघट उतार कर साड़ी का पल्ला शिल्पा की तरफ फेंकती है। घबराओ नहीं, मेरी साड़ी के पल्ले के सहारे ऊपर आने की कोशिश करो, पकड़ लो साड़ी का पल्ला, पकड़ लो। भाभी भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैंने साड़ी का पल्ला पकड़ लिया है। शिल्पा आराम से मेरा हाथ पकड़ो, हाँ आ जाओ। प्रिया शिल्पा को ऊपर ले आती है, तब तक और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सब आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो वही है जिसने अभी कुछ देर पहले बड़ा सा घूंघट किया हुआ था, अपनी ननद को बचाने के लिए इसने अपना घूंघट उतार दिया। अरे ननद की जान से ज्यादा थोड़ी प्यारा था घूंघट, आज इसकी साड़ी के पल्ले ने ही इसकी ननद की जान बचाई है। हेमा और रोहन भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की बातें सुन लेते हैं। भाभी अगर आज आप ना होती तो मेरी जान न बचती, अच्छा हुआ आपने उस वक्त मुझे अपनी साड़ी का पल्ला पकड़ा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। प्रिया अपनी सास को देखकर फिर से घूंघट करने लगती है। प्रिया तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम मेरी दिल से इज्जत करती हो और इज्जत करने के लिए घूंघट करने की जरूरत नहीं होती। बड़ों का सम्मान तो मन से होता है, ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, पर मैं ये बात भूल गई थी कि जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। आज के बाद तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा की बातें सुनकर प्रिया, शिल्पा और रोहन तीनों खुश हो जाते हैं। प्रिया शिल्पा की तरह ही मनाली में नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमती है। उस दिन के बाद हेमा ने प्रिया को कभी भी घूंघट में रहने के लिए नहीं कहा। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो, इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पीकर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना,
बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया।
अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था।